ऐसा देखने को मिल रहा है कि अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ अजागरूकता सी पैदा हो रही थी। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड और आज हम यहाँ पर आपके सामने अपने विशिष्ट अतिथि जी के साथ आए हैं। अतिथि जी हमारे हरिद्वार से हैं। हरिद्वार से कहना एक लिमिट प्लेस कर देना होगा, हरिद्वार से नहीं, पूरे उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। आचार्य योगेंद्र मेधावी जी हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ आए हैं अपने जो आर्य समाज का महत्व को, समाज में जो आर्य समाज का महत्व उस पर अपने विचार रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए हमने विशिष्ट अनुरोध किया था। विशिष्ट अनुरोध पर यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से आचार्य जी का स्वागत करता हूँ और आचार्य जी से अनुरोध करता हूँ अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानता, मैं बहुत कम जानता हूँ, वो अपने बारे में आपको बताएंगे और ऐसी बातें भी आपको बताएंगे अब इस पूरे समय में जो आपको प्रेरित करेंगी और समाज हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हुए आपके अंदर भी वो जज्बा पैदा करने का काम करें। आचार्य जी आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और इसके माध्यम से पूरे समाज एक जागरूकता फैलेगी। ये आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम आचार्य योगेंद्र मेधावी है। मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से अध्ययन किया हूँ और अभी फिलहाल मैं BHL आर्य समाज में रह रहा हूँ और वहाँ पर रहते हुए मैं लगभग 50 बच्चों को डिफेंस, जुडे, कराटे, लाठी, तलवार, योग आदि के माध्यम से बच्चों को आत्मविश्वास के साथ बढ़ा रहा हूँ। और आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड का मैं प्रदेश का आर्य दल का अधिष्ठाता हूँ और आपके भारतीय कन्या सुरक्षा मिशन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आपके वसुधैव नीडम का अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मैं हूँ अभी, और देश विदेशों में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज एक बहुत ही विशिष्ट शोभा यात्रा रुड़की में निकाली गई जी, तो आपसे अनुरोध है आप हमारे दर्शकों को उनके बारे में विस्तार से बताएं। जी, आज हमने भव्य शोभा यात्रा रुड़की, रामनगर आर्य समाज और बीटीगंज आर्य समाज जिले के द्वारा ये हमने कार्यक्रम रखा था। इसका उद्देश्य था कि हम लोगों को जागृत करें, जो आज देख रहे हैं कि हमारे हिंदू वर्ग में या हमारे जो भारतीय लोगों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ अजागरूकता सी पैदा हो रही थी। तो हम सब ने यह संकल्प किया, हमारे भाई संदीप जी के माध्यम से यह कार्य संपन्न हुआ और भव्यता के द्वारा पूरे प्रदेश से इसमें व्यक्ति आए। मैं अपने DP यादव जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष भी पहुंचे इसमें, तो सभी पूरे गुलाटी जी देहरादून से पहुंचे, तो सभी के द्वारा यह कार्यक्रम बड़ा भव्यता के द्वारा रखा गया। बच्चों ने उसमें सेल्फ डिफेंस, आपका लाठी का प्रदर्शन दिया बच्चों ने, और उसमें यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। जोर जोर से भारतीयता के नारे लगे गए, देशभक्ति भजनों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि राष्ट्र एक हो। अब सबकी एक ही पीड़ा है आज के समय में, तो वो पीड़ा क्या है? वो पीड़ा है कि हम सब एक हो। एक ही पीड़ा है कि राष्ट्र को राष्ट्रीयता का बोध कराना है, तो हमें आने वाली पीढ़ी को ये दिखाना होगा कि हम सब एक साथ होंगे तभी सुरक्षित होंगे। और जब तक हमारी बच्चों को भारतीयता नहीं होगी, हमारे बच्चों के अंदर भारतीयता नहीं आएगी, तो हम अपने संस्कारों को, मूलभूत संस्कारों को भूल जाएंगे। इसलिए अपने माता पिता के प्रति जो दायित्व हैं, उन दायित्वों के प्रति भी हम जागृत करना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने राम को ना भूले, अपने कृष्ण को ना भूले, अपने दयानंद को ना भूले, स्वामी श्रद्धानंद को ना भूले, आदि गुरु शंकराचार्य जैसे महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने देश को एक नई क्रांति दी थी, ऐसे व्यक्तियों को ना भूले। इसलिए हमारी यह इच्छा थी कि रुड़की आर्य समाज के द्वारा या रुड़की के जिले के लोग इस कार्य को करें। 2 महीने पहले इसकी मीटिंग की गई थी और सबने सर्वसम्मति से इसको कार्यक्रम को रखा गया और यह कार्यक्रम बड़ी भव्यता से, शांतिपूर्ण, हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु हम ये जरूर कहेंगे कि अपने बच्चों को राष्ट्रीयता और अपने देश के प्रति देशभक्ति सिखाना हम सबका दायित्व है। ये केवल आर्य समाज का ही नहीं है, ये केवल रुड़की के आर्य समाज के तक सीमित नहीं है, ये रुड़की के जन जन व्यक्ति की शोभा यात्रा थी जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया। मैं उन सभी दर्शकों का और सभी जो भी इसमें भागीदारी जिन्होंने दी है, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और केवल रुड़की तक ही हम इसको सीमित नहीं रखना चाहते, आगे भी भविष्य में अन्य जगहों पर इसकी भव्यता के द्वारा
शोभा यात्रा निकलेगी। पूरा उत्तराखंड जोड़ो अभियान यह शुरू हम लोगों ने किया है। और इसका संदेश मैं केवल अपने रुड़की लोगों को या हरिद्वार लोगों को नहीं देना चाहता, मैं आपके राजनीतिक लोग जो हैं उनको भी देना चाहता हूं कि हम सब राजनीति में जो जा रहे हैं, राष्ट्रीयता के प्रेम नहीं है, जो राष्ट्रीयता को जानता नहीं है, वो व्यक्ति राजनीति में पहुंचेगा तो राष्ट्र का नाश करेगा। प्लूटो ने एक बात कही थी, वो कही थी अधार्मिक द्वारा, अगर अधार्मिक व्यक्ति शासन में पहुंचेंगे तो उनके द्वारा हम धार्मिक लोग या अच्छे लोग शोषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको राजनीति को बचाना है तो क्या करना चाहिए कि अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, जबकि आज लोग राजनीति को गंदा मानते हैं। तो मेरा भाव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप एक बड़ी विशेष बात है कि हमारे बत्रा जी जो आपके रुड़की के विधायक हैं, वो बड़े ही सरल स्वभाव उनका लगा कि जब भी उनको आर्य समाज पुकारता है, बुलाता है, तो वो सरलता के साथ हमारे कार्यक्रम की में अपनी आहुति अवश्य डालते हैं। पिछले 7 सालों से मैं देख रहा हूं उनको। तो ऐसे लोग जब आगे बढ़ें तो इसके द्वारा समाज का भी लाभ होगा। तो इसलिए मैं राष्ट्र के सभी राष्ट्र भक्तों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह आपको संकल्प लेना है कि ऐसी भव्य शोभा यात्रा आपको हर जिले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में करने की आवश्यकता है। जब तक हम सब एक साथ एक ध्वज के तले नहीं खड़े होंगे, हमको कोई पहचानने वाला नहीं है। हम अलग अलग अपनी चीजें बना रहे हैं तो क्या होगा, उससे हमारी शक्ति कम होगी। तो एक आरएसएस का सूत्र है, संघे शक्ति। तो जो संघ रहता है उसमें शक्ति होती है। अब ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां अगर इनको कि कोई चीज दबानी है, पकड़नी है, तो 5 पकड़ लेती है। और इनकी 3 उंगलियों को, 4 को हटा दिया जाए और 1 उंगली हो, क्या पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती। इसलिए संघे शक्ति जो कहा है कि संघ में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, तो वो संगठन की आवश्यकता आज देश को है। हमारे देश के लोगों ने, आपने देखा होगा भगत सिंह, बिस्मिल, ऐसे लोगों ने अपना सर्वस्व लौटा दिया। किसके लिए? इस राष्ट्र के लिए। क्या हमारा दायित्व नहीं है? क्या हमारे आने वाली पीढ़ी का नहीं है? क्या हमारे बुजुर्गों का नहीं है? क्या हमारे माता पिता का नहीं है? हम सबका दायित्व है, केवल आर्य समाज का दायित्व नहीं है, कि केवल किसी हिंदुओं का दायित्व नहीं है। जो भारत में रह रहा है उसको भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति उदार रहने की आवश्यकता है। भारत हमें बहुत कुछ देता है। इसलिए यह भव्य यात्रा, इसका उद्देश्य यही था कि हम सबको प्रेरणा दें, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं। इतना ही हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने इतना अच्छा बताया और आर्य समाज के महत्व को भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है जी, वो आर्य समाज से क्यों नहीं जुड़ पाती, या फिर आर्य समाज युवा पीढ़ी को अपने साथ क्यों नहीं लेके चलने का प्रयास करता? अभी आप देखो, आपने 150वें वर्ष पूरे होने पर इसको भव्य यात्रा बनाया जी। यहाँ पे आप ये देखने का मतलब, हम जो लगता है कि हम बाहर से देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चुनौतियां है, या फिर समाज से आर्य समाज कटता क्यों जा रहा है? उसका कारण है, इसमें एक छोटा सा कारण है, उसको कोई भी व्यक्ति अन्यथा ना ले। क्योंकि मैंने कोई चीज अपने जीवन में अपनाई तो मेरा ये दायित्व है कि वो आगे बढ़े, और वो आगे तब बढ़ेगी जब मैं अपने बच्चों में दूंगा। तो ये बीच में ऐसा काल आया जिसमें आने वाली पीढ़ी ने अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं दिया। तो जब आप पिता का दायित्व होता है, पुत्र को अपनी सारी संपत्ति देता है, तो संपत्ति का मतलब घर नहीं है, पैसा नहीं है। वास्तविक संपत्ति तो उसकी विचारधारा है, वास्तविक संपत्ति तो उसके संस्कार हैं, वो तो नहीं देता है। जब आप अपने संस्कारों को अपने पिता के द्वारा अपने पुत्र को नहीं देंगे, वेद कहता है अनुव्रता। पुत्र कैसा होता है? जो अनुसरण करने वाला होता है। तो अनुसरण केवल धन का नहीं करता है, अनुसरण करता है संस्कारों का, अनुसरण करता है संस्कृति का, अनुसरण करता है ऋषियों का। और वो संस्कृति, वो ऋषि अगर आपके अनुसरण में नहीं है तो आप एक दिन अपने स्वयं खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर वही कोई कमी अगर आई है तो उसका कारण वो लोग नहीं हैं जो आज से पहले कर चुके हैं, वो लोग हैं जो वर्तमान में अपने बच्चों को साथ में नहीं जोड़ पा रहे हैं या अपनी विचारधाराओं को वहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम सबको अपने बच्चों को, जो अगर श्रेष्ठ है तो हमें अपने बच्चों को भी उसमें जोड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम अपने बच्चों को जोड़ें। अब जागृति आ रही है,
लोग जोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को भी ला रहे हैं। धीरे धीरे अब जागृति द्वारा आर्य समाज अपने आप को सजग कर रहा है। तो अगर आर्य समाज अपने आप को सजग करेगा तो मुझे लगता है देश की एक नई दिशा होगी, और दिशा और दशा दोनों बदलेंगी, और जिस देश की और दशा बदलेगी वो राष्ट्र अपने आप बदल जाएगा। तो आपके क्या प्रयास है कि युवा पीढ़ी भी जुड़े? मैंने देखा कि आपके बहुत ओजस्वी भाषण हमने सुने हैं जी। जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बहुत लंबे भाषण आपके होते हैं और बड़े प्रभावित करने वाले होते हैं जी। तो आप युवा पीढ़ी को जोड़ने के या बच्चों को जोड़ने के लिए क्या क्या अभी आपने बताया ट्रेनिंग चलाता है? रुड़की में भी आपने पिछले साल एक कैंप लगाया था जी, हमने उसको देखा भी था। और उस कैंप के द्वारा कितने बच्चे आपने जोड़े, या आगे आपके क्या ऐसी प्लान है, क्या योजना है ताकि जो छात्र हैं, बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है वो आपके आर्य समाज से जुड़े? हाँ, देखिए अभी हमने लगभग 250 कॉलेजों का एक कार्यक्रम किया बिजनौर चांदपुर में। हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चों में जा करके उनसे जुड़ें, उनके प्रति पहले उनके भाव है उनको हम समझें, उसके बाद हमें क्या देना है वो हम देने के प्रयास उनको कर रहे हैं। कैसे करते हैं? शिविरों के माध्यम से हम समर कैंप लगाते हैं, डिफेंस के शिविर लगाते हैं, यज्ञ के शिविर लगाते हैं, ध्यान के लगाते हैं, योग के लगाते हैं, लाठी के लगाते हैं, तलवार के लगाते हैं। आपके रुड़की में पिछली बार भी हुआ तो आपने उसमें बड़ा भरपूर सहयोग आपके द्वारा उसमें हमें मिला, मीडिया के द्वारा भी आपका मिला, और तन मन धन से आपने पूर्ण सहयोग उसमें दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रुड़की में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को संस्कृति के प्रति समर्पित लगता है। मैं उसी दिन से आपसे प्रभावित हूं। तो ये प्रभाव आपका मैंने जब देखा राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति, मैं आपके लिए नतमस्तक हुआ। तो ऐसे भाव जब आप जैसे लोग रुड़की में होंगे और काम करेंगे तो क्यों ना युवा लोग जुड़ेगा, अवश्य जुड़ेगा। तो हमने अभी इस बार की योजना हमारी है कम से कम मई और जून में 7 शिविरों का आयोजन उत्तराखंड में होगा, जिसमें एक शिविर में कम से कम 150 से 200 बच्चे होंगे, जिनको हम उनको अपने पास रखेंगे। क्या उसको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, घर की हरी सब्जियां खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को पैर छूते हैं तो कैसे छूने चाहिए, या हम प्रातःकाल गायत्री मंत्र बोले कि नहीं बोले, उसके क्या लाभ हैं। तो इस शिविरों के माध्यम से जब बच्चा 8 दिन हमारे पास रहता है, हम उसके पिता, गुरु, माँ, बहन सब बनते हैं, और वो हमसे प्रभावित भी होता है, और प्रभावित होकर के कहता है, और आपने ये प्रैक्टिकल स्वयं किया है। आपका पुत्र हमारे यहाँ रहा, आपने ये देखा कि उस बच्चे के अंदर जो पहले संस्कार थे उस बच्चे के अंदर आपके प्रति बदलाव हुआ ना। तो ये बदलाव शिविर कर सकते हैं, कैंप कर सकते हैं, समर कर सकते हैं। इसलिए हम कैंपों के माध्यम से इन आने वाली पीढ़ी को आर्य समाज से और राष्ट्र से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी वास्तव में धर्म के स्वरूप को जाने, वास्तव में राष्ट्र के स्वरूप को जाने, वास्तव में अपने स्वरूप को जाने, वास्तव में अपने माता पिता के प्रति जो दायित्व हैं उनको जाने। जो आज युवा पीढ़ी अपने माता पिता से दूरी बना रही है। एक माँ को अपने जीवन में रखने के लिए बड़ा कष्ट होता है उसको। एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक पुत्र एक माँ को नहीं पाल सकता। ये विडंबना हमारी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी हो रही है। हमें अपनी संस्कृति को लाना है, अपने धर्म को लाना है, अपनी सभ्यता को लाना है, अपने संस्कारों को लाना है, अपने माता पिता के प्रति जो दायित्व हैं उनको उनके अंदर दिखाना है कि तुम उनके बिना शून्य हो, कुछ नहीं हो, नथिंग। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है कि हम इन कैंपों के माध्यम से, अभी विकास नगर में होगा, देहरादून में होगा, कोटद्वार में होगा, रुद्रपुर में होगा, हरिद्वार में होगा, और रुड़की में भी होगा। रुड़की में कब होगा? रुड़की में हम लोग जून में 10 जून के आसपास में हम रखेंगे डेट। यहाँ के भी बहुत सारे पिछले साल के बाद बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो मुझसे संपर्क कर रहे हैं, जी, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर भी पूछते हैं कि कब शुरू करेंगे। जी। अच्छा, अब यहाँ तक कि ये छात्रों के शिक्षण की, अब एक छात्रों से जुड़ा हुआ है जी, क्योंकि अभी हमने इसमें एक शब्द नहीं यूज किया जी, क्योंकि जो हमारी छात्रा यानी कि हमारी लड़कियां हैं, हाँ जी, आज हमें ऐसा लगता है शायद उन्हें बहुत अलग अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है। जी जी जी। फिजिकल शिक्षा के साथ साथ उन्हें मानसिक शिक्षा की भी जरूरत है जी। उसके लिए आप क्या ऐसी योजना बनाते हैं? क्योंकि आज समाज में पिछड़े होने का एक बड़ा कारण, अगर हम 10-20 साल में आगे देखेंगे तो जो आज हम सामना कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एक विकट समस्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपने जो पॉइंट रखा वो बड़ा मार्मिक रखा है आज के समाज की और आज की इस दृष्टि को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, आप भी मानते हैं? बिल्कुल। क्योंकि उसका कारण एक और है कि हमने अपनी बेटियों को एक कमल की तरह रखा, फूल की तरह रखा, कोमल की तरह। हमारी बेटियों को, जैसे शिवाजी को
जीजाबाई ने जब 6 महीने का था तो उसको अपने जून के महीने में पत्थर पे लिटाया, तो उसकी दूसरी अड़ोसन पड़ोसन बोली कि ये मर जाएगा। बोले अगर ये मरना चाहता है, ये मरने वाला ही है तो मर जाए, जो अपने आप को तपा ही नहीं सकता है। अब हमारी बेटियां जब कुछ कहना चाहती हैं तो वो देखती हैं लड़के जब आमने सामने होते हैं तो वो अपनी बात को कह नहीं पाती, नर्वस हो जाती हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि उन बच्चियों के माध्यम से भी, लड़कों के भी कैंप लगेंगे, लड़कियों के भी कैंप लगेंगे, उनमें उनको डिफेंस, आत्मसुरक्षा, सेल्फ डिफेंस सिखाई जाए। ठीक है, वो सिखाते हैं, अभी हमने वहां भी सिखाया रुद्र आपके बिजनौर में। तो सेल्फ डिफेंस के माध्यम से और अपनी बात को धड़ाके से कह सके, ऐसा आत्मविश्वास कैंप ही दे सकता है, आर्यवीर दल का शिविर ही दे सकता है। इसलिए आर्यवीर दल के माध्यम से, आर्य वीरांगनाओं के माध्यम से हम इन बच्चों के अंदर वो चीज भरेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इनसे कोई नजर मिलाता है अथवा कोई इनकी चुन्नी या कुछ इनको कुछ कमेंट करता है, तो वो कमेंट करने से पहले, उनकी चुन्नी को छोड़ने से पहले 10 बार सोचे कि ये लड़की वो नहीं है, ये झांसी की रानी की तरह है, लक्ष्मीबाई की तरह है। वो तलवार भी चलाएगी, वो लठ भी चलाएगी और वो कलम भी चलाएगी, ऐसा बनाने का प्रयास है। अच्छा, चलिए यहाँ से एक बात आती है, आर्य समाजियों को हम देखते हैं जी। मेरा आर्य समाज से ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि हमने अपने माता पिता से संस्कृति सीखी है, बस हमें लगता है कि हम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं जी, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हुआ जी। हमने आर्य समाज के लोगों को देखा है, जो आर्य समाज के लोग होते हैं वे जब अंधविश्वास पर हमला करते हैं या अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं तो बहुत बार समाज में एक मतलब बहस ज्यादा हो जाती है या लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाती है। तो ऐसा आर्य समाज को क्या करना चाहिए कि जो अंधविश्वास के चक्कर में लोग पड़ रहे हैं या पाखंडता जिसे बोलते हैं या कुछ अधर्म ऐसा कुछ हो रहा है, उसका भी सुधार हो सके। तो आपके कुछ, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं, ऐसी योजनाएं भी चलती हैं? हाँ, ऐसी भी योजनाएं चलती हैं। इसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अंधविश्वास में पड़ता है तो उनको आर्य समाज के सत्संगों के द्वारा, आर्य समाज में प्रतिदिन भी ये जो होता है और संडे को भी ये होता है, और प्राय करके व्यक्ति अगर प्रतिदिन ना जा सके तो हफ्ते में 1 दिन तो जा सकता है। उनके माध्यम से भी वहाँ अलग अलग विद्वान आते हैं, उन विद्वानों के माध्यम से उनकी शंका का समाधान भी करते हैं। और ऐसे बहुत सारे युवाओं को मैं बता सकता हूँ, कम से कम 1,500 से 2,000 युवाओं को मैं बता सकता हूँ जिन्होंने आर्य समाज के द्वारा अपने जीवन को प्रभावित किया है। इसमें एक हमारे बैंक भी बैठे हैं यहाँ पर भी, कि इन्होंने, इनकी दिशा अलग थी, लेकिन जैसे ही आर्य समाज से इनका संपर्क हुआ तो इनको एक मार्ग मिला, मुझे क्या करना है, क्या कैसे करना है। तो यह मार्ग भी आर्य समाज ही दे सकता है। आर्य समाज इसमें क्षेत्र में काम कर रहा है। वो हो सकता है जब कोई काम करता है, भारत बहुत बड़ा है, काम करोगे तो दिखाई कम दोगे। एक और कमी रही है, सोशल मीडिया पर आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, अब आ रहा है, अब तेजी से आ रहा है। अगर ये सोशल मीडिया आर्य समाज के पास होती तो आज आर्य समाज के द्वारा राष्ट्र की दिशा में बिल्कुल परिवर्तन होता, युवाओं में परिवर्तन होता, हमारी माताओं में परिवर्तन होता। पाखंड आपके जीवन को अंधकार में लेके जाता है, कोई भी हो। तर्क संगत आपको आर्य समाज देता है, आर्य समाज का मतलब वेद देता है, हम वेद की बात करेंगे, ठीक है। तो वेद को मानने वाले ज्यादा, आर्य समाज अपने आप को मानता कि हम लोग वेद को मानते हैं, हाँ, लेकिन आप जब वेद की बात करते हैं तो वेद कहता है कि जो सत्य है उसको स्वीकार करो और जो असत्य है उसको छोड़ दो। और महर्षि दयानंद ने लिखा भी है, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार में, अपने अभिमान में, अपने लोभ के कारण, अपने यश के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यह है कि उनको जब यह पता लगता है कि वास्तव में सत्य है, उनकी आत्मा तो जानती है, लेकिन समाज में प्रचार इस प्रकार का कर चुके हैं कि वो अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगता है उनके कि भाई मैंने 20 साल तो ये कहा है और आज मैं कहूंगा कि ये नहीं, ये तो गलत था, तो उन लोगों को लगा कि ये हमको उल्लू बना रहा है। तो इस वजह से समाज में ऐसे भी उन जो आज धर्माचार्य हैं उन्हें पता है वास्तविक अर्थ, और आज पूरा देश इस बात को जान रहा है कि आर्य समाज वो है जो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, आर्य समाज वो है जो देश को एक नई दिशा दे सकता है, आर्य समाज वो है जो आपकी शिक्षा नीति में परिवर्तन कर सकता है, आर्य समाज वो है जो भारत की
राजनीति में भी परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है और रखा भी है, किया भी है। तो अगर वैचारिक आपके पास शक्ति है, कोई व्यक्ति शरीर से बलशाली हो सकता है, तो उस व्यक्ति को, उस हाथी को कौन कंट्रोल करता है? जो बुद्धिमान होता है। तो यानी कहा यस्य जिसकी बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, वही दुनिया में राज कर सकता है। और ये मैं मानता हूं कि आर्य समाज के विद्वानों के पास, आर्य समाज के पास ज्ञान का भंडार है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो चालाकियों का भंडार है। हाँ, सोशल मीडिया पर चालाकियों का भंडार है, तो उस पर हमें अपनी चीजों को रखना पड़ेगा। जब उस पे काम करने की जरूरत, हाँ, आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर अच्छा भी और बुरा भी है, तो बुरा तो चल रहा है और अच्छे को हमें चलाना है। सत्यमेव जयते कहते हैं ना, तो सत्य जीतता नहीं है, जिताया जाता है, प्रयास किया जाता है। और बुराई को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी, अगर आपको कहा कि ये काम कर लो, अपने कर्तव्यों को निभा लो, तो आप आराम से वैसे बढ़ जाओ, आप निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन आपको सक्रिय होना है, अथवा अपने बच्चों को पालना है, अपने बच्चों की फीस भरनी है, तो क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसलिए पुरुषार्थ, मेहनत जो करता है उसको समय लगता है आने में, लेकिन अंधकार को आने में, एक लाइट को बंद करना है तो अंधकार स्वयं आ गया। लेकिन अगर एक लाइट को जलाना है तो ट्रांसफार्मर से लेकर के यहाँ तक आपको एक विद्युत को लेके आना पड़ेगा, तो उसमें कितनी मेहनत है। तो इसलिए सत्य को जीतने के लिए आपको स्वयं के अंदर भी सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बात वही है, अंधकार लाने के लिए, जब आप अंधकार को भगाने के लिए, बात वही है, जब हम अंधकार को भगाने की बात करते हैं तो हमें प्रकाश लाना होता है। प्रकाश लाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आज मैंने अपनी एक नई शुरुआत में राष्ट्रहित के विचारों की बात की है। राष्ट्र निर्माण के जो विचार हैं मुझे तो प्रभावित करते ही हैं। मैं चाहूंगा मेरे परिवार को प्रभावित पहले करें और फिर मेरे परिवार से जुड़े हुए लोगों को प्रभावित करें, फिर समाज को प्रभावित करें। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि अगर हम राष्ट्रहित को मानकर उनकी बातें आगे रख सकें। और जैसे दिन में भी मेरी बात हुई थी आचार्य जी से, तो आचार्य जी ने भी एक प्रपोजल हमारे सामने रखा था, सोशल मीडिया जुड़ा हुआ, हम उस पर भी विचार करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर राष्ट्रहित की बात होगी तो हम राष्ट्रहित में हमेशा आगे खड़े नजर आने चाहिए और हमें राष्ट्रहित के लिए काम करना चाहिए। मैं तो आज ही इस बात को घोषणा करना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी, हम आपको वसुधैव नीडम का घोषित करते हैं। आपके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना हमने देखी है, यह भावना हमने आपके अंदर अटूट देखी है। इसलिए आपको हम आज से ही अपनी वसुधैव नीडम, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हमारा है, अमेरिका में, मॉरिशस में, चेक में, कई देशों में, कनाडा में है, तो वहां पर हमारे काफी अच्छे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा हम लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। हम अनाथ बच्चों की फीस भरते हैं यहाँ पर हरिद्वार में, तो उसके माध्यम से। अभी मॉरिशस भी मैं गया, दोबारा भी आयुष मंत्रालय पुनः मुझे मॉरिशस बुला रहा है। कलर चिकित्सा पर मैंने अभी दिए थे वहां पर कि हम कैसे वस्त्र पहने कि जिनसे जुकाम, खांसी, बुखार को भी ठीक किया जा सकता है। अच्छा, बिना दवाइयों के भी ऐसा भी है। अगर कलर वाले कपड़े जी तो जी कुछ जी हमारे दर्शकों को बताओ, तो वो अगला काम आम बात रहती है। जी 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 अगली इसको एक नया टॉपिक के द्वारा हम इसको रखेंगे। तो एक हम वादा है आपके सामने, अगली बार इस पर भी चर्चा हो। जी जी बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से इस राष्ट्र को एक नई दिशा की ओर लेके जाएं, ऐसी मेरी आपसे भावना है और अपेक्षा है और आपको निवेदन है। ये सौभाग्य हमारा, अब राष्ट्रहित के लिए हम कुछ भी करेंगे। और सबसे पहला हमारा जो जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है वो राष्ट्रहित होता है, और राष्ट्रहित ही होना चाहिए। मेरा है, आपका भी होना चाहिए। अच्छा, बस आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, मुझे पता है आपको जल्दी भी है। आप देश विदेश में इधर बहुत जगह जा चुके हैं, बहुत जगह आपने अपने भाषण दिए, लेक्चर दिए, अपनी जो कैंप है वो भी चलाए हैं। तो बाहर और भारत में क्या आपको लगता है, क्या एक ऐसा अंतर जो आम आदमी समझ सकता है? दो अंतर मैं भारत के बताऊंगा। भारत में और विदेशों में एक अंतर है बुद्धि का। जो दिमाग भारत का है वो दुनिया में किसी का भी नहीं है। क्यों? एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर विदेश का और यहाँ का आपका व्यक्ति जो उस पर बैठता है, क्या बोलते हैं, मेडिकल पर, उस व्यक्ति की योग्यता में बहुत ज्यादा अंतर में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग भी ये चाहते हैं कि भारत में जाकर के हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो, क्योंकि भारत का पता नहीं पानी है, अन्न है, वातावरण ऐसा है कि भारत का जो दिमाग होता है वो पूरी दुनिया को नेतृत्व करने वाला बनता है। ये मुझे कब पता लगा? जब मैं मॉरिशस में रहा।
जब मॉरिशस में रहा तो वहाँ के डॉक्टरों से मैंने कुछ बात की, तो मैंने कहा कि हम कलर चिकित्सा पर, आयुर्वेदा पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी डॉक्टर हैं। तो ऐसे ही डॉक्टरों की बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आपके यहाँ का डॉक्टर और यहाँ के डॉक्टर में बहुत अंतर है। तो उसके बाद मैंने जब उनसे पूछा क्या बात है, बोले माइंड का अंतर है। तो दुनिया में सबसे बेस्ट माइंड हो सकता है वो भारत का है, किसी का भी नहीं है। तो ये अंतर मैंने सारे पूरे यूरोप के कंट्रियों में देखा, सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसका कारण और भी है कि माता पिता उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा करते हैं, और वो कब तक करते हैं, जब तक वो पीएचडी नहीं कर लेता, एमबीए नहीं कर लेता, बीकॉम नहीं कर लेता, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कराते हैं। लेकिन विदेशों में क्या होता है कि जब बच्चा और बड़ा होता है तो उसको लोन लेकर के पढ़ना पड़ता है। लोन लेकर के पढ़ता है तो क्या होता है, वो 12th तक ही ज्यादा पढ़ पाता है, उसके बाद जॉब करता है। तो जब माइंड का विकास ही नहीं होगा तो वो आगे कैसे करेगा। इसलिए भारत का पूरे कोने कोने में हर व्यक्ति सर्वोच्च पद पर है। नीदरलैंड में इंडिया की विशेष पद पर है, वो आई थी मुझसे मिलने। तो ऐसे ऐसे लोग, एक अंतर तो ये देखा मैंने विदेशों में और इंडिया में। दूसरा, जितनी आत्मीयता भारत में है दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। प्यार प्यार में जितना प्यार है, मैं वहां रहा, देखा, लेकिन वो प्यार उसी से करते जिसको जानते हैं। लेकिन यहाँ ये भारतीय ऐसा है जो दूसरे को जानता भी नहीं है तब भी प्रेम करता है। अब जो जानता नहीं हो, मार्गदर्शन, कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है और उसको भी अगर कुछ ने उससे पूछा तो कहे भैया कोई नहीं, पानी पी ले, तब चले जाइए, रोटी भी खिला करके भेज देते हैं। ऐसा देश है हमारा। तो हमारे देश का हृदय तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो ये दो अंतर मैंने बहुत ज्यादा देखे जो इंडिया में और इंडिया से बाहर के देशों में हैं। ये अंतर विशेष हैं। हम अतिथि देवों की भावना करते हैं, हम ऋषियों की परंपरा को अपनाते हैं, हम देवत्व की अपनाते हैं, हम अपने माता पिता को अपने साथ रखते हैं। वहां नहीं है। अगर कोई लड़के की शादी होती है तो लड़का इस शर्त पर शादी करता है विदेशों में कि वो उसका अलग मकान ऊपर होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। ये वसुधैव कुटुंब की भावना केवल हमारे भारत में है, और भारत ने पूरे विश्व को अपने संरक्षण में रखा है। ऐसा भी काल था, इसलिए कहते हैं ना भारत विश्व गुरु है। उसका कारण है बौद्धिक लेवल विशेष रहा है। इसलिए इसका प्रभाव जैसा अन्न वैसा मन होता है। इसलिए अन्न का भी प्रभाव होता है, जल का भी प्रभाव होता है। इसलिए जितना हम सात्विकता में हम दौड़ते हैं उतनी हमारी बुद्धि तीव्र होती जाती है। इसलिए भारत सबसे बेस्ट देश है, उससे बढ़िया कोई देश नहीं है। अगर आप कहीं भी जाओ आपको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ आपके सुनने को एक ये नहीं सुनेगा, दूसरा सुन लेगा, ये नहीं सुनेगा, तीसरा सुन लेगा, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो और एक और अंतर बताता हूँ आपको, मेडिकल लाइन। हम लोग भले ही कहते हैं कि मेडिकल लाइन भी बहुत बढ़िया होगी, मैं मानता हूँ। किसी का दांत में दर्द हुआ और उसको अगर डॉक्टर को दिखाना तो 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है इन्हें, 1 महीना कम से कम विदेशों में। हाँ, और जब तक दांत हो वो आदमी मरी जाएगा। यहाँ आप इसको इसके हॉस्पिटल में जाए तो दूसरा मिल जाएगा, उसके बाद में तीसरा मिल जाएगा। बाहर के लोग, जब इंडिया के लोग रह रहे हैं, उनको कोई समस्या होती है तो इंडिया आकर के ठीक कराते हैं। वो कहते हैं, अभी चैट में एक मेरा एक अच्छा मित्र है अमित, तो वो कहते हैं कि गुरुजी हमें वहां जो ट्रीटमेंट मिलता है तो बड़ा लेट मिलता है, लेकिन इंडिया में तत्काल होता है। तो इंडिया बेस्ट है। इसलिए इंडिया इसलिए लोग शायद हो सकता है इस इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग कहते हैं ना, इस देश को छोड़ जाओ अगर तुम इस देश में नहीं रहना चाहते। लेकिन उन लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि आपके लिए देश बेस्ट है, तो देश के प्रति आप उत्तरदायित्व भी बने, देश के प्रति कर्जदार भी बने, क्योंकि इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने दर्शकों को कि आपको अपने भारत के प्रति ऋणी रहना चाहिए। ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा, जब आप बाहर जाएंगे तब आपको पता लगेगा। ये हमारी भावना है। चलिए, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो बातें आपने सुनी उन्हें समझने का प्रयास करिए। अब ये खाली वीडियो नहीं हो सकती कि आप देखें और आगे बढ़ जाए। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हें अपने जीवन में भी, आप इन्हें अपने जीवन में जरूर लाएं, जरूर अपनाएं, नई नई चीजें सीखें। और हमेशा ध्यान रखें, राष्ट्र है तो आप है, आप नहीं, आप राष्ट्र ही नहीं है तो आप भी नहीं है।